डियर स्टूडेंट्स, आज अपने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ कि ये बनते कैसे हैं, यानी मिलते कहाँ से। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लगभग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर मनुष्य के शरीर में या फिर पेड़ पौधों से क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। जैसे सेल्यूलोज देख लो तो वो घासों पर मिलेगा, स्टार्च देख लो तो पेड़ पौधों से मिलेगा जिसे अपने क्या करते हैं, खाते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ग्लूकोज बनता है, तो हमारे शरीर में भी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ही काउंट कर लिए जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ और जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे किस में प्राप्त कर लिए, किस में काउंट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में ही काउंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कहते किसे, इनकी डेफिनेशन क्या होगी फिर। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दो टाइप से होगी। एक तो पहले पुरानी इनकी डेफिनेशन क्या थी, वैसे वैसे इनमें जो नए कार्बोहाइड्रेट खोजे गए तो इनकी एक मानक डेफिनेशन निकल के आई, वो भी अपने देखेंगे। तो जो पुरानी इसकी डेफिनेशन थी वो इसके नाम से छुपी हुई है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के देखते हैं तो ये किस में बनता है, कार्बो प्लस में हाइड्रेट। ये होता है कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन से, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल से। मतलब इसकी पुरानी डेफिनेशन ये थी कि ऐसे यौगिक जो क्या हो, कार्बन के जलयुक्त यौगिक हो, यानी कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते थे, कार्बन के जलयुक्त यौगिक कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे। पहले इनकी डेफिनेशन थी कि कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे। यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, तो तोड़ के देखते हैं। तो कार्बो प्लस में हाइड्रेट, मतलब कार्बो का मतलब कार्बन से, हाइड्रेट का मतलब जल से। मतलब कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे। तो कार्बन के जलयुक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे, ये इन्होंने डेफिनेशन दी। फिर उसके बाद में उन्होंने आगे विस्तार करते हुए बताया कि ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो, 2:1 में हो, और साथ में उनके क्या जुड़ा हो, कार्बन हो, साथ में क्या हो, कार्बन हो। उन यौगिकों को किस में काउंट कर लेते थे, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लेते थे। कि ऐसे यौगिक जो क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो, 2:1 को, वो क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे। ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन जुड़ा होगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो, 2:1 को, वो क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे का मतलब पुरानी डेफिनेशन चल रही है अभी अपनी। पहले तो कहा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि कार्बन प्लस में हाइड्रेट, मतलब कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे। फिर उन्होंने अपनी डेफिनेशन को विस्तारित करते हुए कहा कि ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। फिर आगे चल के उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया, CxH2O। फिर कहते हैं कि जितने भी यौगिक होंगे जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, ऑक्सीजन कितने हैं उसमें, 1। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रखा उन्होंने, 1 ही रखा, और साथ में क्या जोड़ दिया, कार्बन जोड़ दिया। मतलब कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो, 2:1 हो। 2:1 में जब क्या हो, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हो, वो किस में काउंट कर लिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिए जाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, तो ये फॉर्मूला अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो अपने को पता है कि पेड़ पौधों पर होती है। पेड़ पौधों पर भी कहाँ पर, तो जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वहां पर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है
कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में जुड़कर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे और क्या निकाल देंगे, ऊर्जा निकाल देंगे, प्लस में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। यही देखा था। तो इन्होंने डेफिनेशन यानी जो फॉर्मूला तैयार किया था वो इसी सूत्र से बेस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के उन्होंने क्या ले लिए, एक्स अणु ले लिए, और हाइड्रोजन के कितने ले लिए उन्होंने, वाई, यानी जल के उन्होंने कितने ले लिए, वाई अणु ले लिए। उसके बाद में जो फॉर्मूला निकाला CX, जो कार्बन के साथ में एक्स अणु जुड़े हुए थे उनको कहां पर लिया, इसके पावर में लिया। उसके बाद में H2O और Y, साथ में ऑक्सीजन अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, तो उन्होंने ऑक्सीजन के कितने अणु निकाल दिए, एक्स अणु ऑक्सीजन के निकाल दिए, प्लस में ऊर्जा निकलती है। यही अपनों ने पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कितने अणु लेता हूँ, अगर मुझे ग्लूकोज के निर्माण करने तो 6 CO2 लेता हूँ, प्लस में 6 H2O ले लेता हूँ, और किसके निर्माण करना है, ग्लूकोज का निर्माण करना है, तो C6H12O6, प्लस में कितने निकल जाएंगे, 6 O2 के अणु निकल जाएंगे। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, यानी इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो क्या था, CXH2OY था। ये फॉर्मूला जो यौगिक अप्लाई करेंगे वो किस में काउंट कर लिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी उन्होंने कंसेप्ट अपना ही रखा कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात उन्होंने क्या रखा, 2:1 में ही रखा। 2:1 में किस में काउंट कर लिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिए जाएंगे। कार्बन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो मतलब बोल दिया कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो, 2:1 हो, किस में काउंट कर लिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिए जाएंगे। कार्बन और जल, कार्बन और जल, अब ये डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट के नाम से निकल के आ रही है ना, कि कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहला रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यौगिक कहला रहे हैं। ठीक है, अब कैसे, तो इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी ऐसे यौगिक जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। फिर ये ग्डेफिनेशन क्यों नहीं प्रचलन में आई, क्यों मानक डेफिनेशन निकल के आई, वो भी देखेंगे। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था अपनों ने, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इस फॉर्मूले यानी डेफिनेशन कहता है कि ये फॉर्मूला क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो अपने यहाँ पर क्या रखते हैं, C को वैसे के वैसे रखते हैं, जल का अणु रखते हैं, यहाँ पर कितने रख लेते हैं, अगर 6 रखता हूं तो अब इसे ओपन करके देखूंगा तो C यानी 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। मतलब ये फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर x की जगह कितने हैं, x की जगह 6 हैं, और y की जगह कितने हैं, तो y की जगह भी 6 हैं। मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन कितने हैं, 2:1 है, मतलब हाइड्रोजन भी क्या है, 2:1 है। या फिर अपने यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 में से 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1 में निकल के आ रहा है। तो ये किस में काउंट कर लिया गया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिया गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में सुक्रोज देखते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला अपने को पता है कि C6H12O11 ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को किसके अकॉर्डिंग रखना है अपने को, CXH2OY के अकॉर्डिंग रखना है। अगर ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो मतलब किस में काउंट कर लिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिया जाएगा। तो अपने रख के देखते हैं इसको, तो C12 का 12 वैसे वैसे रखते हैं, H2O रखते हैं अंदर और 11 बार देते हैं। 11 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, 11 ऑक्सीजन आ जाएंगे। मतलब ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। इसके अंदर हाइड्रोजन का अनुपात कितना आ रहा है, 2:1 कैसे आ रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में आ रहे हैं। मतलब ये किस में काउंट कर लिया गया, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिया गया। ये चीजें मत देखना कि हाइड्रोजन
एक्स और वाई क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। अपने को बस अनुपात इनका देखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आ रहा है, 2:1 में आ रहा है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, जो सुक्रोज है अपना, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो ये किस में काउंट कर लिया गया, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिया गया। उसी टाइप से कुछ और एग्जांपल, जैसे स्टार्च का आपको सूत्र बताया था कि स्टार्च का सूत्र क्या होता है। तो स्टार्च का सूत्र C6H10O5 N होता है। मतलब ये N तक क्या होते रहते हैं, जुड़े, यानी जो ये अणु होते हैं वो N तक, N यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, हजारों लाखों तक क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनको दिखाने की वजह डायरेक्ट N ही लिख दिया। तो अब ये फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है C6H2O, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है या नहीं है, चेक करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो कैसे करेंगे, C6 ही रखेंगे, H अपने क्या रख लेते हैं, वही 2 अणु रखने अपने को। उसके बाद में मल्टीप्लाई 5 से करके देखते हैं, फिर लास्ट में लगा क्या हुआ है, N लगा हुआ है, वो रख लिया अपन ने। तो हाइड्रोजन कितने निकल के आ रहे हैं, 2। ऑक्सीजन कितने निकल के आ रहे हैं, 1। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। और सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है क्या है, यौगिक है। इसलिए स्टार्च को किस में काउंट कर लिया, ग्लूकोज, यानी स्टार्च को किस में काउंट कर लिया, पुरानी डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट में ही काउंट कर लिया। इसी प्रकार से सेलुलोज, जिसका सूत्र सेम ही होता है, उसको भी किस में काउंट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिया। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर आई, जब ये सारे यौगिक कार्बोहाइड्रेट, यानी जो सारे यौगिक क्या करें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, तो फिर ये डेफिनेशन क्यों काम में नहीं ली जाती है। तो इसका रीजन ये है कि आगे चलकर ऐसे यौगिक खोजे गए जो कार्बोहाइड्रेट तो कहलाते थे लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं थे। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे रेमनोज, रेमनोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O5, ये रेमनोज का सूत्र है। ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, CXH2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए, ये अनुपात होना चाहिए। लेकिन इस टाइप से बनता ही नहीं है, क्योंकि 12 ये है और 5 ये, तो किसी भी टाइप से ये कट नहीं रहा, मतलब कॉमन आ ही नहीं रहा इन दोनों में से कुछ। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं हो रहे, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या नहीं है, 2:1 है ही नहीं। हाइड्रोजन 12 है, मतलब 12:5 के अंदर है ये तो, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। इसी कारण ये जो डेफिनेशन चलती आ रही थी कि जिसमें क्या हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो, 2:1 हो, वो किस में काउंट कर लिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिए जाएंगे, मान्य नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ऐसे और भी यौगिक खोजे गए। जैसे ये तो एक रेमनोज था, उसी टाइप से एक अन्य यौगिक खोजा गया जो क्या था, अपने को पता है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का सूत्र क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज का सूत्र होता है C5H10O4। ये डीऑक्सीराइबोज का सूत्र होता है। डीऑक्सीराइबोज का ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये क्या, इस सूत्र की अनुपालना कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या 2:1 में है, तो चेक करते हैं, तो 10:4, मतलब 5:2 में निकल के आ रहा है। मतलब इस फॉर्मूले का अप्लाई नहीं कर रहा है, यानी ये अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये डीऑक्सीराइबोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ये डेफिनेशन नहीं मानी गई। उसके बाद में कुछ और यौगिक भी खोजे गए। तो ये यौगिक आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे यौगिक बताइए जो क्या करते हैं, इस यौगिक यानी इस सूत्र की अनुपालना नहीं करते। तो आपको यौगिक के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की अनुपालना नहीं करते। तो रेमनोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया। उसके बाद में अपने को पता है ये तो क्या थे, 2 यौगिक जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस सूत्र की अकॉर्डिंग क्या नहीं कर रहे, अनुपालना नहीं कर रहे। इस सूत्र की अकॉर्डिंग अनुपालना नहीं कर रहे, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है।
अब इनको भी सेट करना पड़ेगा कैसे न कैसे डेफिनेशन में। तो इनको सेट करने के लिए अलग डेफिनेशन दी गई। फिर क्या हुआ कि ऐसे यौगिक भी सामने आने लगे कि जो कार्बोहाइड्रेट तो थे ही नहीं, लेकिन वो क्या थे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग थे। कैसे? तो जैसे अपनों को पता है फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH2, यही होता है CH2। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 1। ये फॉर्मल्डिहाइड है। ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये एक यौगिक है बस, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, ये C6 जो CxH2O Y का जो फॉर्मूला था, जिसमें बोलते थे कि हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 1, उसकी अनुपालना भी कर रहा है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। डेफिनेशन में इस टाइप से इनके क्या आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। फिर क्या हुआ कि और भी यौगिक सामने आए, जैसे CH3COOH, इसे क्या बोलते हैं, अपने एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसे लिख के देखते हैं इसके सूत्र की तरह। तो C2 आता है, H कितने आते हैं, 4 आता है, और ऑक्सीजन कितने आते हैं, 2 ऑक्सीजन आते हैं। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 2:1। मतलब एसिटिक अम्ल भी क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। लेकिन अपने को पता है कि एसिटिक एक अम्ल है, न कि कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में भी कुछ और यौगिक, जैसे लैक्टिक अम्ल खोजा गया, CH3CH। ये लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र को अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। तो C कितने, 1 2 3, 3 C हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात चेक करते हैं तो 6:3, मतलब 2:1 में ये जो लैक्टिक अम्ल है वो भी क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एक अम्ल है। इस प्रकार से क्या होता गया, इनकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में प्रॉब्लम आने लगी। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट सामने आने लगे जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे थे, जैसे रेमनोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया। फिर ऐसे यौगिक भी खोजे गए जो क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूले को तो अप्लाई कर रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया और लैक्टिक अम्ल हो गया। इस टाइप से ये जो त्रुटियां आने लगी, इनको दूर करने के लिए क्या किया गया, एक मानक डेफिनेशन दी गई। तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन तो पहले ये पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट के ऐसे यौगिकों के उदाहरण दीजिए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो, 2:1 हो। तो आप ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गई, ये आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट यौगिकों के उदाहरण दीजिए जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को क्या नहीं करते हो, संतुष्ट नहीं करते हो। तो रेमनोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया, वो आपको सूत्र देने होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे यौगिकों की एग्जाम्पल दीजिए जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है परंतु कार्बोहाइड्रेट के जनरल सूत्र को अप्लाई करते हैं, मतलब उसकी अनुपालना करते हैं। तो आप लिखोगे जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। ये इसके क्या करोगे, एग्जाम्पल लिख के दिखाओगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये पुरानी डेफिनेशन चलती आ रही थी कि कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डेफिनेशन क्या थी। फिर इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक ऐसी डेफिनेशन निकाली गई जिसमें क्या हुआ, जिसे अपने क्या बोलने लगे, मानक डेफिनेशन बोलने लगे। मानक डेफिनेशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की, तो मानक डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की ये बोलते हैं कि ऐसे पॉलीहाइड्रिक यौगिक, पॉलीहाइड्रिक यौगिक जिनमें क्या हो, जिनमें या तो क्या प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट हो, या फिर क्या प्रेजेंट हो, तो कीटोनिक समूह प्रेजेंट हो। या कौन सा समूह प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट हो, या फिर कौन सा समूह प्रेजेंट हो, कीटोनिक समूह प्रेजेंट हो। ऐसे पॉलीहाइड्रिक यौगिक, पॉलीहाइड्रिक का मतलब जिसके अंदर OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह कितने हो, 2 या 2 से अधिक हो, 2 या
2 से अधिक हो, वो किस में काउंट कर लिए जाते हैं? पॉलीहाइड्रिक यौगिक में काउंट कर लिए जाते हैं। पॉली का मतलब 2 या 2 से, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सी समूह। कैसे? पॉलीहाइड्रिक यौगिक जिनमें क्या हो, या तो फिर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट हो या फिर कीटोन समूह प्रेजेंट हो। दोनों साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अब इस ग्लूकोज का जब संरचना बना के देखते हैं तो संरचना में क्या आता है? CHO प्लस में CH2। इसकी संरचना बनाते हैं तो CHO, उसके बाद में डायरेक्ट लिख देते हैं CHOH की ट्वाइस कितनी आ जाएंगी? 4, फिर CH, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। इस सूत्र के अंदर चेक करके देखते हैं। सूत्र लिख के देखोगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा डायरेक्ट आपको सूत्र। ये इसका सूत्र होता है, मतलब संरचना होती है। ये संरचना कैसे होती है आगे आ जाएगी। अब इसके अंदर चेक करते हैं तो 1 हाइड्रोक्सी समूह, 2 हाइड्रोक्सी समूह, 3 हाइड्रोक्सी समूह, 4 हाइड्रोक्सी समूह, 5 हाइड्रोक्सी समूह। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो ना कि 4 हाइड्रोक्सी समूह ये रहे और 1 हाइड्रोक्सी समूह ये रहे, 5 हाइड्रोक्सी समूह हो गए। मतलब पॉली का मतलब 2 या 2 से हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हो, तो इसमें तो 5 प्रेजेंट है, मतलब ये पॉलीहाइड्रो यानी जो पॉलीहाइड्रिक कंडीशन लगा रखी है उसको तो संतुष्ट कर रहे हैं। उसके बाद में कह रहा है कि या फिर क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? कीटोनिक समूह प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, ये किस में काउंट कर लिया गया? कीटोन में काउंट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट में क्या कर लिया गया? काउंट, कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लिया गया। ऐसे सारे यौगिक आएंगे, आप 3 कार्बन के देखोगे, 4 कार्बन के ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, 5 कार्बन का देखोगे तो एरिथ्रोज हो गया। ये जितने भी कार्बन के आएंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि जो एल्डिहाइड समूह भी प्रेजेंट हो रहा है, कीटोनिक समूह भी प्रेजेंट हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है? दोनों समूह भी क्या हो रहे हैं? प्रेजेंट हो रहा है। तो आप किस में काउंट कर लोगे? इसे कार्बोहाइड्रेट में ही काउंट कर लोगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट की क्या थी? मानक डेफिनेशन थी। मानक डेफिनेशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसे यौगिक का मतलब पॉलीहाइड्रिक यौगिक। पॉलीहाइड्रिक का यौगिक का मतलब कि जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 2 से ज्यादा हो, 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। पॉलीहाइड्रिक समूह, ऐसे पॉलीहाइड्रिक यौगिक जिनमें क्या हो, या तो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर कीटोन समूह प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। वो किस में काउंट कर लिए जाएंगे? तो वो कार्बोहाइड्रेट में ही काउंट कर लिए जाएंगे। तो ये इनकी मानक डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आएंगे आपको। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 कार्बन का होता है, एरिथ्रोज जो 4 कार्बन का होता है, डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सीराइबोज जो 5 कार्बन का होता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का होता है। उसकी संरचना भी आएगी, उस संरचना में आप अपने आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ इसमें हाइड्रोक्सी समूह भी प्रेजेंट है या फिर कोई कीटोनिक समूह भी प्रेजेंट है। जैसे फ्रैक्टोज में क्या होता है? कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। यही दोनों क्या होती है, इनकी दोनों की क्या होती है? डिफरेंस होता है। दोनों का सूत्र तो समान ही होता है, लेकिन बस इनमें जो समूह होता है वो समूह ही क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे अपने आगे। उसके बाद में आते हैं कि इन कार्बोहाइड्रेट का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का यूज अपनों को पता है कि कहाँ पर करते हैं। मनुष्य की जो शारीरिक क्रियाएं होती है उनमें जो ऊर्जा प्रदान करनी होती है तो वो किन से प्राप्त की जाती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त की जाती है। मनुष्य के अंदर जो जैविक विकास होता है वो किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। पौधों का जो जैविक विकास होता है वो किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। ये सारी इनकी क्या होती है? उपयोगिता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है। कल कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।